विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछली क्लास में एक जो टॉपिक है बेसिकली वो बनाया तो बड़ी मेहनत से था, लेकिन ये कॉलर माइक जो है वो लगाना ही मैं भूल गया था और उसी कारण इस टॉपिक को हमें फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। तो पुराने वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर में लगभग सिमिलैरिटीज़ होगी और मैं पुराना जो कंटेंट है उसी को ही यूज़ करने वाला हूँ। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़े दिनों बाद हम लोग एप्लीकेशन पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, राइट। बीच में कुछ ऐसा समय रहा कि हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो चलिए जाने दीजिए, राइट। तो आप पुनः सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं जयपाल विश्वकर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। बेसिकली आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। और बेसिकली होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, ठीक है विद्यार्थियों। सो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है, कैसे हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं CF और PI, एंड देन इसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस। तो आइए इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन शुरू करते हैं, राइट। सो बेसिकली नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा कुछ है नहीं। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या था विद्यार्थी? होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टर्म की each term have same order, ठीक है ना। ये खासियत थी, मतलब उसमें d और d डैश मतलब x और y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते थे मिलकर दोनों का जो ऑर्डर होता था विद्यार्थियों वो हमेशा क्या होता था? सेम होता था। लेकिन जब हम लोग नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें ईच टर्म का जो ऑर्डर है वो नीड नॉट सेम, हर टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा। इट मींस दैट कि कहीं पे डी स्क्वायर हो सकता है, कहीं पे केवल डी डैश होगा, कहीं पे केवल डी हो सकता है, डी स्क्वायर हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कहीं डी क्यूब होगा, लाइक दैट। तो आपको हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम नहीं मिलेगा, ऑर्डर सेम नहीं मिलेगा। भाई जो सामान्यतः हम लोग होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी तक शो कर रहे थे वो कुछ इस तरह से कर रहे थे, एफ डी डी डैश वाई, नॉट वाई, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को z लिखना चाहिए, ठीक है ना, z, और यहाँ पर हम लोग लिख देते थे एफ एक्स वाई, है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे थे। तो होमोजीनियस में ये वाला जो टर्म होता था वो होमोजीनियस होता था, हर टर्म की जो डिग्री होती थी वो सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर अब नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि ये जो टर्म होगा इसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होगी, ये एक अंतर आएगा, ठीक है ना। एंड इस नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो भी सेम रहेगा। क्या जनरल सॉल्यूशन होगा? z इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो z इज इक्वल्स टू CF और प्लस PI आपको निकालना है। PI के लिए पुराने जो रूल आपने होमोजीनियस से पढ़े हैं ना उन्हीं को ही यूज करना है, प्रीवियस रूल, राइट, प्रीवियस रूल्स को ही यूज करना है। केवल CF के केस में आपको कुछ नया मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है उसको समझिएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो भी एफ डी डी डैश आपको नॉन होमोजीनियस फॉर्म में दिया जाएगा आप उसको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा? ये बच्चों में आपको CF, हाउ टू फाइंड CF, ये बताने वाला हूं, हाउ टू फाइंड CF, राइट। आप CF कैसे निकालेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी आपको ये दिया जाएगा आप उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कैसा? जो आपको एफ डी डी डैश दिया जाएगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे कुछ इस रूप में, d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2 एंड डैश 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 डैश। मतलब आप उसे इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ये बेसिकली लीनियर फैक्टर्स हैं,
आपको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है, मतलब फैक्टराइज करना है किसको, एफ डी डी डैश से। डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा वन इज अ कांस्टेंट और एम वन इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब आप इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे किसे, एफ डी डी डैश को, तो उस केस में जो सी एफ है वो कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग सी एफ के लिए क्या टर्म बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, e टू द पावर ये अल्फा वन x और फर्स्ट फंक्शन यानी कि आर्बिट्ररी फंक्शन फाई वन, और यहां पर आप लिखेंगे y प्लस m1x। सिंपल सी बात है, माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, और अगर ये प्लस होता ये प्लस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, साइन चेंज हो जाता है। इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा बच्चों, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग बनेगा e टू द पावर अल्फा 2x फाई 2 y प्लस m2x एंड सो ऑन। जितने फैक्टर्स बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, राइट। और अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई फैक्टर रिपीट हो जाता है, सिंपल सी बात है, अगर रिपीट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा भाई, यहां पर आप लोगों के पास में सिंपली ऐसा हो जाएगा, क्या, लुक एट दिस, ये कुछ ऐसा आएगा, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा वन का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ऐसे आएगा आपके पास में। तो इस फैक्टर के लिए बेसिकली आप लोग कैसे बनाएंगे, मतलब क्या बनाएंगे, आर्बिट्ररी फंक्शन, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। आप बनाएंगे आर्बिट्ररी, सॉरी, जो सी एफ का जो पार्ट बनेगा, इसके लिए जो सी एफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, यू विल राइट हियर e टू द पावर अल्फा वन x एक बार ब्रैकेट, फिर यहां पर आप लिखेंगे क्या, फाई वन y प्लस एम वन एक्स प्लस, सॉरी m1 आएगा केवल, m1 और x मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, फिर लगाएंगे दूसरा आर्बिट्ररी फंक्शन फाई टू y प्लस m1 x, इस तरह, मतलब कि ये फाई वन और फाई टू दोनों ही अंदर आएंगे और x दूसरे वाले आर्बिट्ररी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने जब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो जब रिपीटेड होते थे फैक्टर्स तो भी हम लोग यही करते थे, ठीक है ना। हम लोगों ने होमोजीनियस में जब केसेस पढ़े जबकि रिपीटेड होते थे, तो उस केस में भी हम लोगों ने इसी तरह से जो CF है वो निकालना सीखा था विद्यार्थियों, ठीक है। तो बच्चों CF नॉन होमोजीनियस केस में यदि ये केवल फैक्टर्स हैं, एक है, दो है, तीन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स आएंगे, और अगर कोई फैक्टर रिपीटेड है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये CF बनेगा। दो रिपीटेड है तो इस तरह से बनेंगे, तीन होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फाई थ्री वाई प्लस m1x और आ जाता, और जो भी नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म इस तरह से और ऐड हो जाएगा। पीआई के लिए जो पुराने रूल्स हैं विद्यार्थियों, उन्हीं पीआई के रूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, देयर इज नो चेंज इन पीआई रूल। आपको बस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानते आना चाहिए, नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डी और डी डैश रहेगा उसमें। आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आपको पहले ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें इस पार्ट को, यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको इस तरह से फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर्स में। अब इस तरह से या तो आपको क्वेश्चन गिवन ही रहेगा पेपर में, सिंपल सी बात है, गिवन रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं उसके लिए CF निकाल देंगे, PI निकाल देंगे, है ना। PI के लिए पुराने रूल से इस्तेमाल करना है, ठीक, एंड PI और CF निकालने के बाद में जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। और अगर मान लीजिए आपको कोई फैक्टराइज नहीं दिया है, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन, तो आप उसे फैक्टराइज करेंगे, थोड़ी सी वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, क्या कॉमन निकल रहा है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी पड़ेगी, है ना। वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, जब दो चार क्वेश्चन कर लोगे तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हैं जो बनते हैं नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यार्थी, ठीक है। तो ये तो हो गया CF और PI कैसे निकाला जाएगा। ये यहाँ पर एक बात जो आपको हम ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कि उसमें जो राइट साइड है उसमें अगर कहीं पर साइन AX प्लस BY दिया जाए या फिर cos AX प्लस BY दिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में अगर आपको फंक्शन
फंक्शन एफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, तो पी आई के लिए ये वाला रूल याद रखिएगा, ये यहाँ पर बहुत काम आता है। हालांकि पिछले वाले केस में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करना है माइनस ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस बी स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये बी स्क्वायर है विथ नेगेटिव साइन। सो दीज आर दी सम बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो आपको याद रखना है पीआई निकालते समय। बाकी पुराने तो आपको पीआई के रूल याद ही होंगे, है ना। यदि e टू दी पावर ax प्लस by है तो आप d और d डैश को a और b से रिप्लेस कर सकते हैं। sin ax प्लस by है तो ये वाला रूल इस्तेमाल करिएगा, वो इंटीग्रेशन वाला है ना, जिसमें कि आपको इस तरह से अपन लोगों ने पढ़ा था ना कि यदि 5x प्लस by रहेगा, ठीक है ना, होमोजीनियस वाले केस में, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितना भी ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतनी बार इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको v से रिप्लेस कर देंगे और ये dv आ जाएगा, ठीक है ना। और d डैश की जगह पर हम लोग सॉरी बस ये कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे तो ये वाला जो केस है ना, ये काम नहीं करेगा। आपको ये वाला जो काम है, ये वाली चीज काम आएगी। ओके, हम लोगों ने इसी रूल से इस तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए थे जिसमें राइट साइड में sin ax प्लस by या cos ax प्लस by था। लेकिन अब नॉन होमोजीनियस के केस में, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई फिक्स ऑर्डर तो रहेगा नहीं भाई, मतलब ऑर्डर तो पता रहेगा लेकिन होमोजीनियस वो नहीं रहेगी। और होमोजीनियस मींस कि हर टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं रहेगा, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी। ये कभी तभी अप्लाई होती है जब क्या कहते हैं आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। और ये वाला जो कंडीशन है ये कभी भी अप्लाई हो सकती है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीआई रूल, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और अगर मैं कहीं प्रीवियस में आपको ये ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नहीं बता पाया, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अगर इस रूल के क्वेश्चंस मिल जाएं तो वहां पर आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ मैं पुराने जो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस करवाए थे उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं और यहाँ पर आपको उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन बस कर देता हूँ। ओके, बिकॉज अब कह सकते हैं कि यार एक बार और लेक्चर बना चुके हो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, मैं ये कहूँगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं कि आप कहीं पर भी कोई डाउट या क्वेरी ना आए, ठीक है विद्यार्थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, राइट। सो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी, लुक एट दिस क्वेश्चन। हालांकि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। मेनली क्या है कि सीएफ और पीआई आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यार्थियों, सॉल्व d माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2z इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस y। सिंपल, राइट। मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करके ही दिया हुआ है, आपको नहीं करना है। और ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ गया है, ध्यान दीजिएगा। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, जबकि नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ओके, और यही उसकी पहचान भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है ये कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। क्लियर है? So the given partial differential equation is a non-homogeneous partial differential equation. So it CF for each factor like, तो मतलब इसका जो CF होगा हर फैक्टर के लिए, ऐसा फैक्टर मतलब ये यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पहले से कि अगर आपके पास में ऐसा फैक्टर है तो उसका जो CF होगा, CF का जो पार्ट होगा हर फैक्टर के लिए वो कुछ इस तरह से निकलेगा, है ना। e टू द पावर अल्फा x f1y प्लस m1x अगर फैक्टर ऐसा है। तो अब यहाँ पर फैक्टर कैसे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है अल्फा 1 का काम कर रहा है, ये अल्फा 2 का, ये m1 का काम कर रहा है, ये m2 का। तो इस फैक्टर के लिए जो CF आएगा, so therefore the CF of the given partial differential equation, पहले वाले फैक्टर के लिए क्या बनेगा, e टू द पावर x 1 है क्योंकि f1 लिखो, phi 1 लिखो, कोई इशू नहीं है। f1 y प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो m1 यानी कि 1x ये आ गया।
और दूसरे वाले फैक्टर के लिए भी ऐसा ही, प्लस ई टू द पावर 2x f2 y प्लस x, ये दूसरे वाले टर्म के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, CF का टर्म आ जाएगा। तो इन दोनों, क्योंकि दो ही फैक्टर्स थे तो दो पार्ट आ गए CF के, और ये दोनों मिलके आपका CF बन जाएगा। दिस इज योर CF। नाउ द PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा का पूरा लिख दिया आपने, e टू द पावर 2x माइनस 5। अब हमको पता है कि जब हमारे पास में राइट साइड में e टू द पावर 2x या ax प्लस by दिया होता है, तो हम d को a से और d डैश को b से, तो यहाँ पर a और b का काम कौन कर रहा है, 2 और -1, तो 2 से और -1 से रिप्लेस करेंगे। ये ध्यान रखते हुए कि नीचे वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे d की जगह पे 2 लिखते हैं, d डैश की जगह पर -1 लिखते हैं, तो ये 2 + 1 और ये -1 एज इट इज, यहाँ पर भी 2 + 1 और -2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, या 1 से कट जाएगा, 2 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में 1/2 e टू द पावर 2x माइनस y आ जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है सामान्यतः। तो यहाँ पर आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, रूल फेल नहीं हो रहा है। जनरल रूल नॉन होमोजीनियस में अप्लाई नहीं होगा, इसलिए उसमें मत जाइएगा, क्योंकि वो बेसिकली d माइनस d डैश जब टर्म होता है, फैक्टर होता है, तभी अप्लाई होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से लॉलीपॉप की तरह हो गया। तो ये आपके पास में PI आ गया, और जो जनरल सोल्यूशन है वो CF प्लस PI के रूप में आप लिख देंगे, दोनों को ऐड करके। ये नहीं है कि तुम भी इतना ही छोड़ दो, तुम्हें यहाँ CF की जगह CF लिखना है और PI की जगह PI भी लिखना है, ध्यान रखिएगा ये चीज। नाउ द नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है d² प्लस dd डैश प्लस d डैश -1z इज इक्वल टू sin x प्लस 2y। बहुत सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, तो पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आप यहीं पे सोल्यूशन शुरू कर देंगे, है ना। ये सोल्यूशन सपोज दैट गिवन लिखोगे, ये लिख दोगे पूरा का पूरा, और फिर यहाँ से लिखोगे। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, आपने क्या किया, आपने इन d² और -1 को साथ में लिखा, और इसमें से d डैश कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये आ गया। फिर क्या करा, इस d² -1 को फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं था, है ना, और नॉन होमोजीनियस है, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। नाउ हर टर्म की डिग्री, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और इसकी 0 है, तो नॉन होमोजीनियस है, पहचान बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे d² -1 को d -1 d + 1 लिखा, यहाँ पे तो ऑलरेडी d + 1 था, पूरे में से d + 1 कॉमन ले लिया, तो आपको d + 1, और यहाँ पर आ गया d -1 प्लस d डैश, d -1 प्लस d डैश। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अब ये लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, तो इन लीनियर फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग इजीली CF निकाला जा सकता है, तो हम लोग CF निकाल लेंगे, ठीक। तो लुक एट दिस, इससे कंपेयर करिएगा। तो अगर इससे आप कंपेयर करें तो पहले वाले फैक्टर में d डैश वाला टर्म है ही नहीं, मतलब m1 है ही नहीं, तो y प्लस m1x वाले टर्म में m1 आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जो CF बनेगा वो कैसा बनेगा, e की पावर अल्फा का काम माइनस, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस आता है, अब यहाँ पे प्लस है, तो e की पावर -x f1y, क्योंकि m1 0 है पहले वाले टर्म। दूसरे वाले में प्लस e टू द पावर, यहाँ माइनस आ गया, तो x प्लस e टू द पावर x f2 y -x, क्योंकि यहाँ पे m2 की जो वैल्यू है वो माइनस में है, बिकॉज माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। m2 की वैल्यू -1 है, तो दैट्स व्हाई हियर। तो ये आपके पास में विद्यार्थियों क्या आ गया, CF आ गया। अब अपन लोग PI निकालते हैं, तो PI निकालने के लिए विद्यार्थियों आप यहाँ पर आ जाइए, ये आपके सामने लिखा हुआ है PI, ये PI आप यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो PI के लिए सिंपल 1/d² प्लस dd डैश प्लस d डैश -1 और sin x प्लस 2y। तो अभी यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा PI का, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा जब हमें राइट साइड में sin ax प्लस by दिया जाता है, तो हम d² को -a², dd डैश को -ab और d डैश स्क्वायर को -b² से रिप्लेस करते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया। तो जहां पर भी d² हो वहां पे ये, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है 2, तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पर d की जगह और d डैश की जगह -1 × 2, है ना, ये 1 × 2 विथ नेगेटिव साइन,
तो यहाँ और यहाँ पे तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे कुछ, क्योंकि उसके लिए डी स्क्वायर या डी डी डैश या डी डैश स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये माइनस का 4, तो डी डैश माइनस 4 आ गया। अब क्या करें भैया, तो भैया आप ये रूल वापस रिपीट कर सकते हो अगर नीचे डी डैश स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए आपने ऊपर नीचे डी डैश प्लस 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे तो हो गया डी डैश स्क्वायर माइनस 4, है ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ऊपर डी डैश प्लस 4 रहा। अब ये जैसे डी डैश स्क्वायर बन गया तो आपने यहाँ पर माइनस डी डैश की जगह पर डी डैश स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक। तो माइनस बी मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया। तो माइनस 4 माइनस 16 माइनस 20 हो जाएगा, जीरो नहीं हो रहा है तो हम कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। ऊपर डी डैश प्लस 4 है तो साइन एक्स प्लस 2y का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये माइनस 1/20 को बाहर रखा, अंदर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डी डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स प्लस 2y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2 cos x प्लस 2y, और यहाँ पर प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज योर पी आई, और फिर से आप क्या कर देंगे, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, तो यू विल गेट द जनरल सोल्यूशन। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपके बुक में या जो भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस होंगे, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है आपको डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सी एफ है वो तो वैसे ही निकलेगा जैसे अभी आप लोगों ने निकाला था, बिकॉज ये बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। लेकिन जब पी आई निकालेंगे तो पी आई के लिए आपका कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसमें आपका रूल अप्लाई होगा, जैसे ये कहें कि बेसिकली ये जब दो फैक्टर्स बनेंगे, है ना, तो और ये राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाई है, तो बेसिकली इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आई रिपीट, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास में y के रिस्पेक्ट y की पावर कम है, तो आपको इसमें जो एक्सपेंशन करना है वो एक्सपेंशन करना है d डैश को फोकस में रखते हुए। लेकिन क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो एक काम करिएगा, इसमें -1 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस डी डी डैश, ठीक है ना, प्लस डी डी डैश और माइनस डी और माइनस डी डैश स्क्वायर, ऐसे। तो ये -1 पावर बन जाएगा ऊपर जाके। अब इस पूरे को 1 और इस पूरे को x मान लीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये करके इसका एक्सपेंशन कर दीजिएगा। और क्योंकि पी आई निकालते समय और क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है और वाई की पावर 1 है, तो जहाँ जहाँ पर आपके पास में डी डैश आए उतना टर्म ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, और इवन ये भी नहीं आ पाएगा आपके पास में क्योंकि वहाँ पे डी है, डी भी है ना, तो ये भी ले सकते हैं। ये वाला केवल किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये भी चल जाएगा। और ये डी डैश स्क्वायर है तो ये नहीं चलेगा। और फिर इसके बाद जो भी टर्म आने वाले हैं, ठीक है ना, वो आपके काम के नहीं होंगे। मतलब ये 3 टर्म आपको लेके आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लीजिएगा, थोड़ा और दिमाग लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दम नहीं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, उसमें भी आपको यही करना है। आपके पास में 2 फैक्टर्स हैं, है ना, सी एफ आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं। पी आई निकालते समय फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बिकॉज अब आपको 2 लीनियर फैक्टर्स बने हैं, तो अब आपको दोनों लीनियर फैक्टर्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो टर्म्स केवल लेने पड़ेंगे जो इस टर्म को 0 ना बना दे। मतलब डी और डी डैश की पावर जहाँ पे 1 हो उनको ले लीजिएगा, जहाँ पर 2 हो जाए उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो इस टर्म को 0 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पहले क्वेश्चन के लिए जो पी आई है वो ये आएगा, और दूसरे क्वेश्चन के लिए पी आई ये आएगा। हिंट भी आपको दे दिया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवाए उनको भी कर लीजिएगा। और अगर आपको होमवर्क में हमने कुछ नोट्स के रूप में कुछ कंटेंट दे दिया है तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि जल्दबाजी में जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया
वो आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि आपने पुराने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इश्यू होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिए और राष्ट्र के लिए अच्छा सोचिए तो आपके साथ भी अच्छा होगा। माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। जितनी सेवा करोगे उतना भविष्य और जीवन सुख में होगा। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।